सो स्टूडेंट्स, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 12th क्लास में जो दूसरी बुक है। पहली है मैक्रो और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये ईव क्या होता है। ईव का मतलब होता है द डे और इवनिंग बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। कि मान कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, उससे पहले की जो शाम होती है, उससे पहले वाला जो दिन होता है, उसी को हम ईव बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिसमस ईव सुनी होगी, यानी क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, लेकिन 24 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं कि क्रिसमस ईव है। ठीक, ऐसे ही जब हमारे इंडिपेंडेंस यानी हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहे हैं, तो 14 अगस्त का दिन और शाम क्या कहलाई जाएगी? ईव। ठीक है, तो जो हमारे इंडिपेंडेंस की जो ईव थी, यानी पहली वहाँ तक, यानी 14 अगस्त 1947 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे भारत में कई लोगों ने राज किया है। ठीक है, वो एक ही जगह के नहीं थे, अलग अलग, फ्रेंच, डच, ये सारे लोग थे। मुग़ल आए, ब्रिटिशर्स आए, ये सब, तो इन्होंने हमारे देश को लूटा। ठीक, और बहुत सारा शोषण भी किया एक तरह से। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि वो ये हिस्ट्री नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। सिंपली ये बताऊंगी मैं आपको कि ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, ये क्यों इतना ज़्यादा हमारी कंट्री में फैल गए थे, इन्होंने क्यों 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया था। तो थोड़ा सा मैं इनका ओरिजिन बताऊंगी। सबसे पहले है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंड किया उन्होंने इंडिया में, सूरत में। कब किया था? 24 अगस्त 1608 को। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 7 साल बाद, यानी जो भी है इसमें 7 आप ऐड करेंगे, 1615 के आसपास इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली सूरत में। सूरत में ही इन्होंने लैंड किया, तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में। ठीक, और किसकी लीडरशिप में? सर थॉमस रॉय की में। फिर उसके बाद इन्होंने अब ये क्या, 7 साल में आपके यहाँ कोई 7 साल मेहमान रहे, तो वो आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ को भाप जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो अब इन्होंने जब पहली फैक्ट्री खोली, तो इन्हें सारी चीज़ें पता चल गई थी कि क्या है। ठीक है, इंडिया की वीकनेस क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, सब इन्होंने पूरी इकोनॉमी को अच्छे से गो थ्रू कर लिया था। सेकंड फैक्ट्री फिर इन्होंने खोली थी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे फैल रहे थे। फिर उसके बाद लेकिन बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो युद्ध हुआ था 1757 में, जो बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला, उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, जो ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, उन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। तो अब आपको ये पता चला कि ये इन्होंने पहले ये रिश्तेदार की तरह है, फिर ये 7 साल रहे, तो इन्हें सब चीज़ पता चल गई कि कैसे। तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री डाली, थोड़ी टाइम बाद फिर इन्होंने, आप देख लीजिएगा, सेकंड फैक्ट्री कब डाली थी ये। ठीक है, और फिर इन्होंने अब ये युद्ध भी कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें वीकनेस पता चल गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? युद्ध भी कर रहे हैं, अभी कंट्रोल करना चाहते हैं आपके ऊपर। ठीक, अच्छा, बेसिक पर्पस क्या था इनका? ये बेसिक पर्पस क्या था इनका, कि ये कर क्यों रहे थे इस तरह से। ठीक है, क्यों ये फैल रहे थे, क्यों ये लड़ाइयाँ कर रहे थे? तो ये इंडियन इकोनॉमी का प्रयोग कर रहे थे, फीडर इकोनॉमी। फीडर यानी जो ब्रेड अर्नर होता है, जो कमाता है। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी को ये फीडर इकोनॉमी, इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी ये खिलाने वाली इकोनॉमी इन्होंने मान ली थी, उसकी तरह इसका प्रयोग कर रहे थे इंडिया का। लेकिन खा कौन रहा था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहाँ का हो रहा था? ब्रिटिशर्स कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का हो रहा था डेवलपमेंट। लेकिन वहाँ पर खून पसीना किसका था? इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया के लोगों का। ठीक है, तो फीडर यानी ब्रेड अर्नर, जो भी कह सकते हैं आप इसको। दूसरा इनका क्या था? ऑब्वियसली बात है, अब ये इन्होंने फीडर इकोनॉमी क्यों थी? क्योंकि ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी, और हमारे साथ के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी। देखिए, देश की जो ताकत होती है वो 2 तरीक़ों से होती है। एक ह्यूमन रिसोर्स वहाँ का कितना मजबूत है, और नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, तो जहाँ यहाँ नेचुरल रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इलिटरेट हैं ज़्यादातर है, पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, जिससे इंडिया को इन लोगों ने इतने दिन तक गुलाम बनाए रखा, और आज भी है। आज भी आप लोग देखते होंगे कितने क्राइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, खैर खैर हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे।
तो ये क्या कर रहे थे, फीडर इकोनॉमी हमें इन्होंने बना लिया था और हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और हमारे ही लोगों से मेहनत करवा रहे थे, है ना। ह्यूमन रिसोर्स का भी ये लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे हमारे यहाँ के, और नेचुरल रिसोर्सेज का भी, ठीक है। और किसके लिए, अपने कंट्री की ग्लोरी के लिए, अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक। अब देखिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो लेवल क्यों हुआ, ये पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अंडर कॉलोनियल रूल, ये पूरा स्टेटमेंट है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो ये कॉलोनिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉलोनिज्म जो वर्ड है ये दो इसमें पार्ट हो जाते हैं। पहला होता है कॉलोनी, जिसके कॉलोनी यानी जिसके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे आप हैं या मैं हूँ, तो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल कर रही है पावर, ठीक है। तो जो कंट्रोल कर रहा है उसे हम बोलेंगे रूलर, और जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है वो होती है कॉलोनी, ठीक है। तो कॉलोनी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन थी और रूलर कौन था, ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिसे कंट्रोलर बोल सकते हैं। और यहाँ पे हु इज़ बीइंग कंट्रोल, जो कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब लो लेवल क्यों था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इस चीज़ को समझने के लिए हम 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा समझेंगे पहले। तो ये मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कि भाई मान लो अगर मतलब मैं ये कहूँ कि इंडिया बहुत लूटा गया था, इंडिया को बहुत लोगों ने शोषित किया था, शोषण किया था। तो पहले मुझे ये पता तो चले कि इंडिया था कैसा, ठीक। किसी की स्थिति प्रेजेंट में कैसी है, जब भी तो पता पड़ेगा ना कि उसका एक्सप्लोटेशन क्या हुआ है, ठीक है। तो तीन इसमें पार्ट्स हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स से पहले कैसा था। पहला प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। भाई आपके यहाँ कोई रिश्तेदार अगर रुका है बहुत टाइम तक, इसका मतलब आप समृद्ध तो हो, उसका खर्चा पानी अभी तक आप 200 सालों से उठा रहे हो, तो इसको पता चल गया ना भाई ये पैसे वाले हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, रिच हैं, कंप्लीट हैं, तो प्रॉस्पेरस हैं, यानी हर तरीके से देखा जाए तो समृद्ध हैं, ठीक। यही ब्रिटिशर्स ने भांप लिया था, ठीक। दूसरी चीज़ एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक। जो एग्रीकल्चर से इकोनॉमी जो रिलेटेड है उसी को हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है जो था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, ठीक है, मेन सोर्स था। और आप ये समझिए कि 3 लोगों में से कम 2 लोग ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी ना वो बहुत अच्छी थी हमारे इंडिया की, ठीक है। क्योंकि एक तो इंडिया के पास पैसा था उस टाइम पे, ठीक है, राजा महाराजा हैं अपना, तो पैसा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। लेकिन हैंडीक्राफ्ट की भी काफ़ी हमने कहा ना कि हर तरीके से हमारा कंट्री समृद्ध था, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छे अपने लेवल पे काम कर रही थी, ठीक है। इसीलिए इंडिया को हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। किस में, कॉटन में, कॉटन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में आता है, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क, ये सब क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के पास क्या था और इन्होंने क्या लूट लिया, ठीक। अब ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम की बात करते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर मोर कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अच्छे से सेटअप कर ली थी। नियम कौन बना रहा है, यही लोग। तो इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई थी, ठीक है, वो सब कैसी बनाई थी कि अपना प्रोटेक्शन भी होता रहे, बचाव भी होता रहे और प्रमोशन भी, और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी बनाते थे ना, जैसे एक दुकानदार होता है वो पॉलिसीज़ ऐसी ही रखता है जो उसके फेवर में हो। जैसे मान लीजिए आप एक कपड़ा कोई लेके गए हैं, ठीक है, तो वो पहले से ही लिख देता है कि पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, और कपड़ा 2 या 3 दिन में बदला जाएगा। अब पता है उसके पास कि लोग दूर से आए हैं, मान लो बाई चांस, तो 2 या 3 दिन में नहीं आएंगे, तो उसको पता है कि ये बहुत लेट आएंगे ही नहीं, हम बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने सारे नियम कानून अपनी झोली में डाल रखे हैं, ठीक है। यही ब्रिटिशर्स ने किया था। अब है टू फोल्ड स्ट्रैटेजी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हम बात करते हैं वहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, लेकिन अभी आप समझिए सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये है हमारी ए कंट्री
हाँ, ये है हमारा इंडिया ऑफ कोर्स। यहाँ ए कंट्री नेम ब्रिटेन, ये है हमारा इंडिया। ठीक, तो अब ये ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, इंडिया में तो ये बैठ ही चुके थे, इंडिया में इन्होंने घेर रखा था। तो ये क्या करते थे, हमारे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छे हैं, तो ये यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में ले जाते थे एट चीप रेट, बहुत ही सस्ते दामों में। ठीक, तो यानी एक पार्ट तो ये हो गया कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कौन था, इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये लोग मशीन्स वगैरह के उससे बनाते थे। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, तो मान लो एक पर्सन जो है वो पूरे दिन में मान लो 2 क्वांटिटी बना देता है किसी भी, मान लो जो भी है वेस्ट की, मान लो ठीक है कि जो गमला है वो 2 पीस बना देता है अच्छे खासे, एक ही इंसान एक दिन में। ठीक, लेकिन इन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, तो अब ये एक दिन में कितना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मान लो 10 यूनिट। ठीक है, 10 क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब ये 10 में बना रहे हैं, तो हम लोग भी जानते हैं कि जब हम चीज़ बहुत एक्स्ट्रा में ख़रीदते हैं तो वो सस्ते दामों पे मिलती है। तो ये क्या करते थे, मशीन के थ्रू 10 यूनिट बनवाई, यहाँ टाइम लगा था, यहाँ टाइम नहीं लगा, मशीन ने काम किया सारा। तो ये क्या करते थे, यहाँ से इन यूनिट को कहाँ बेच देते थे, इंडिया में। और तो इंडिया में क्या हुआ था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक, जो भाई हाथ से बना रही थी पूरे दिन में 2 क्वांटिटी, अब कोई मेरे सामने मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, वो एक दिन में 10 यूनिट को बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरा इंडस्ट्री है उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का इसीलिए डाउनफॉल होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये लोग 10 यूनिट तो बनाते थे और बेचते भी कम में थे। ठीक है, ये बेचता था मान लो एक क्वांटिटी 80 रुपये में, तो ये क्या करते थे कि एक क्वांटिटी के रखते थे ये लेस देन 80, अब आप जो भी मानना चाहें 40 50। ठीक, तो मैं तो सस्ते की तरफ जाऊंगी। तो ये क्या है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल भी था और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी कौन था, फिनिश्ड गुड्स, ये भी कौन था, इंडिया। ठीक, इंडिया। तो ये 2-fold स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ मैंने ये शॉर्ट में लिख दी है, ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर कौन था, इंडिया, और कंज्यूमर भी कौन था, फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, वो भी इंडिया था। कहाँ से आते थे ये सब, ब्रिटेन से। इसी को हम 2-fold स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने समझा कि ब्रिटिशर्स से पहले भारत कैसा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था। अब ब्रिटिशर्स के वजह से रिज़ल्ट क्या निकला हमारी इकोनॉमी पे, तो हमारा लो लेवल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। अच्छा, मान लो मुझे 10 में से मेरे पहले आए 2 नंबर, ठीक है, फिर आए 10 में से 8 नंबर, या मान लो 10 में से पहले आते थे 8 नंबर, अब आए हाँ आप ऐसे ही मानिए 10 में से मेरे आए हैं 8 नंबर, और इधर आए हैं 10 में से इस बार मेरे 2 नंबर, तो यानी लो लेवल हुआ है मेरे डेवलपमेंट का। तो क्या रीज़न रहे होंगे, ठीक है, क्या रीज़न रहे होंगे वो हम इस बात में समझेंगे कि हमारा तो इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, फिर बाद में धीरे धीरे 200 साल में इन्होंने इतना निचोड़ लिया, तो गलती कहाँ हुई थी, लो लेवल डेवलपमेंट पे हम क्यों पहुँच गए थे। तो पहला है, एक तो डाटा अवेलेबल नहीं था, डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि मान लो कोई रिश्तेदार मेरे आया, मैंने उस पर कितना खर्च किया, मैंने उसको कितनी विदा दी, ठीक है, जो भी था खर्चा पानी कितना किया, अगर मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं बनाया तो मेरा बजट गड़बड़ हो जाएगा। आप कमाते हैं 20,000, आपने सब चीज़ बजट बना रखी है कि बच्चों की फ़ीस देनी है, ठीक है, या मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, या कोई क्लास ज्वाइन करनी है, एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो ये क्या है, डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब आप उन पैसों का अच्छे से यूज़ कर पाओगे, लेकिन डेटा अवेलेबल ही नहीं है, आप हवा में पैसे खर्च कर रहे हो, तो अब थोड़े दिन बाद ही पता चल जाएगा कि लो लेवल जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का मतलब क्या है, 230 रुपये अप्रॉक्स थे। ठीक, तो एवरेज इनकम क्या क्या है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये मैं आपको एक कॉपी के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे ये है ए कंट्री, ठीक, और ये है बी कंट्री। ठीक है, अब ए कंट्री में 100 लोग रहते हैं लेकिन 1,000 रुपये की कमाई है, और यहीं पे 50 लोग रहते हैं लेकिन कमाई भी है 1,000 रुपये की। तो अब आप यहाँ कहेंगे तो पर पर्सन क्या आ जाएगा, पर पर्सन कितना कमा रहा होगा, 1,000 को हम ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे, तो यानी पर पर्सन 10 रुपये ही कमा रहा है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे
तो 1000 यानी टोटल इनकम ऊपर और टोटल पॉपुलेशन नीचे। तो यानी यहाँ पे एक पर्सन 20 रुपये कमा रहा है। तो हमारे लिए कौन सी डेवलप हो जाएगी, ये डेवलप हो जाएगी और ये हमारी अंडर डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट। और हम ये एवरेज इनकम से क्यों कंट्रीज़ को तुलना करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है ना बेटा, वो सबकी उसके लिए सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है तो ये डेवलपमेंट जब कब होगा, जब मेरे पास गाड़ी होगी। लेकिन एक तरफ किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो सोच रहा है मैं क्या करूँ कि मेरे बच्चे मेरे स्कूल जाना शुरू करें। अगर बाई चांस कोई को काम शुरू कर देता, बच्चे उसके स्कूल जाने लग गए, तो यानी ये उसके लिए डेवलपमेंट हुआ। तो हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट की जो परिभाषा है वो लोगों इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग होती हैं। लेकिन हमें जब ये चेक करना है, कंपेयर करना है कि अच्छा कौन अंडर डेवलप्ड में आएगा, कौन डेवलप्ड उसमें आएगा इकोनॉमी में, ठीक है, तो हम इस तरह की एवरेज इनकम ऐसे निकाल देते हैं। ठीक, तो ये अब जो यूनिट है ये रुपए की होगी तो ये भी रुपए की होगी, ये अगर डॉलर में होगी तो ये डॉलर में होगी, यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें क्या पता चला था कि एवरेज इनकम हमारी 230 अप्रॉक्स ही है, बहुत कम है। ठीक, तो एवरेज इनकम का मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो ग्रोथ क्या हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, एवरेज इनकम हमारी इतनी हो गई थी लगभग। तो ग्रोथ कैसी हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी, निष्क्रिय हो गई थी, पैसिव हो गई थी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ थी कि पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था, फिर ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स क्या हुआ, और फिर लास्ट में एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिए कि ऐसा क्यों हुआ था। अब हम लोग करेंगे बात अभी एक इस वीडियो में एक ही एग्रीकल्चर सेक्टर को हम पकड़ेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। मैंने यहाँ पे 2 तरीके के नोट्स बनाए हैं, मैं दोनों को समझा दे रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है कि हमारे यहाँ कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं, आप लोग जानते होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं, और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हम रीज़न समझेंगे अभी, है ना। तो देखो, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। ठीक है, चाहे वो आप समुद्र में से मछली निकाल रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। चाहे आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। एग्रीकल्चर कर रहे हो तो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। जो भी नेचर का आप रिसोर्स करके एक्टिविटी कर रहे हो वो प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटी इंक्लूड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर ही क्यों बोलते हैं, माइनिंग, फिशिंग ये सब क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, यानी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। ठीक है, सेकेंडरी होता है जो रॉ मटेरियल को, ठीक, वो फिनिश्ड या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो इसीलिए हम इस सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। ये वाला जो तीसरा वाला सेक्टर है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि भाई लोग हैं, यूज़ हुए हैं, ठीक है, या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, तो एक सर्विस होती है ये सब काम करवाने की। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक, एट्सेट्रा, तो ये सारी क्या हैं, सर्विसेज हैं। तो ये टर्शियरी सेक्टर इन दोनों के ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, 85%। आप सोचिए आज भी लगभग 60 to 62% आप लोग चेक कर लीजिएगा, पर 85 से अब कम हो गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ कम हो गई है। तो उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन जो था, मेन व्यवसाय जो था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यानी आप ये समझिए 100 लोग में से 85 लोग सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं एक्टिविटी। तो ये मेन ऑक्यूपेशन ये है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर से जो आपकी ऑक्यूपेशन निकलती है उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही काउंट करेंगे। ठीक, रीज़न क्या थे स्टेगनेशन के, ये हम देखेंगे कि रुक क्यों गई थी, हमारी जो गति है वो रुक क्यों गई थी। ठीक है, तो क्या चीज़ है इसमें, अब ये रीज़न अब हमारे सामने आएंगे। सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड को सेटल करने का जो सिस्टम था उसको बोलते थे ज़मींदारी सिस्टम, है ना, रेतवाड़ी और मालवाड़ी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा।
तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, सबसे पहले ऊपर ब्रिटिशर्स हैं, नीचे ज़मींदार हैं, नीचे पेजेंट हैं। पेजेंट यानी किसान। तो ज़मींदार को ज़मींदार के पास ज़मीन होती थी, उनके ऊपर सुपीरियर कौन बैठता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन शासन चल रहा था। तो ज़मींदार को जो ज़मीन अलॉट होती थी, ठीक है, वो 2-3 मान लो ज़मीन पे काम कर रहा है, तो वो पेजेंट से तो काम करवाता था और देता था किसको, ब्रिटिशर्स को देता था, ठीक है। तो ये सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन हो गई थी, स्थिर हो गई थी एक जगह, ठीक। लैंड किसके पास रहती थी, ज़मींदार के पास। और ज़मींदार कलेक्ट रिवेन्यू एज लगान, ज़मींदार जो है वो रिवेन्यू को कलेक्ट करता था लगान की तरह, और किसको दे देता था, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स को, ठीक। तो ये पहला है। ज़मींदारी में आपके में ये नहीं है रेतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी, इसमें सिंपली यही है कि जो किसान है, रेतवाड़ी में होता है जो किसान है उसकी ही ज़मीन होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करेगा एज टैक्स, ठीक। फिर है महालवाड़ी। महालवाड़ी का मतलब क्या है कि लैंड ओन्ड बाय विलेज कम्युनिटी, ठीक है। तो जो लैंड है, ज़मीन जो है वो किसके पास रहेगी, एक विलेज कम्युनिटी के पास रहेगी, यानी समुदाय के पास रहेगी, गांव के, ठीक। और हेड कलेक्ट रिवेन्यू, जो हेड है उसका, वो रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा और रिवेन्यू देगा किसको, गवर्नमेंट को। कमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, यानी देखिए बेटा, 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक तो होती है कैश क्रॉप, एक होती है जैसे तो कैश क्रॉप होती है और एक होती है फूड क्रॉप, ठीक। तो कैश क्रॉप का मतलब होता है वो ऐसी प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्शन करना अपने खेत में जो इनफर्टाइल बना दे, यानी बंजर बना दे ज़मीन को, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप होती हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको खाना मिलेगा या नहीं, बस हमारा जो सामान है वो बेच जाना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन आ रहा था ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। लोग क्या करने लगे थे, सेल्फ कंजप्शन नहीं करते थे, वो मार्केट में ही दे देते थे कि थोड़ा और बेचा जा सके तो और अच्छा है, ठीक। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या होता है, सेल करना, ठीक। एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, एग्रीकल्चर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। जो क्रॉप्स का जो एक तरह से नेचर था वो ग्रो होने लग गया था। ब्रिटिशर्स जो है वो प्रमोट करते थे शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। फूड क्रॉप मैंने आपको बताया है कि ऐसा कोई क्रॉप का प्रोडक्शन करना जो हम लोग भी खा सकें और थोड़ा बहुत बेचा भी जा सके, लेकिन कैश क्रॉप में खाने का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। हमें सिर्फ बेचना है, इसीलिए हमने इसका प्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ था, स्टेग्नेशन हुआ था इंडिया में। ये मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए कि कैश क्रॉप क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गई, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी कैसी थी, ख़राब थी, बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक। दूसरा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि लोग जो है वो बारिश पर डिपेंड करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को किससे मतलब था, जूट, कॉटन, सिल्क। अब इसमें हो सकता है ज़्यादा पानी की डिमांड ना हो, तो ये अपना काम भी कर रहे थे। और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे लिए हो रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे किसान, ठीक, हमारे किसान। और ब्रिटिशर्स ने कोई भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चलाया था, इस वजह से लोगों को और दिक्कत थी। नेग्लिजिबल फर्टिलाइज़र का यूज़ जो होता था वो बहुत ही कम होता था। आज जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो कलर भी चेंज कर दिया जाता है और एकदम ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश है फ्रूट, है ना, साइज़ भी बड़ा हो जाता है। अगर आप नेचुरल चीज़ को देखेंगे ना तो वो उसका साइज़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, लेकिन आप जब आप ठेल वगैरह पे देखते होंगे सब्ज़ी वगैरह तो एक प्रॉपर साइज़ की होती हैं, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसा हो गया था, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अब लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइज़र का खूब यूज़ करते हैं। तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की कमी थी। टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, ठीक है, ये क्या थे, ये कमी थी। हमारे पास कुछ इस तरह का कंट्रोल सिस्टम था ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था ही नहीं, ठीक है, कि अगर बाढ़ वगैरह आए तो लोग कैसे अपने आप को बचा पाएँ, ठीक। फॉर या हमारी जो फैमिलीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे बच पाएँ हमारी इकोनॉमी, ठीक। दूसरा क्या है, ये फार्मर्स चेंज क्रॉपिंग पैटर्न्स फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल। ऑब्वियसली जो फूड क्रॉप से ये लोग फार्मर्स कहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप जो मार्केट में बेची जानी है, ठीक है। तीसरा क्या है, नो इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। कोई भी रिसोर्स
में इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो रिलेटेड होता था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इजी बनाने के लिए। उसमें ब्रिटिशर्स को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। यहाँ मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है आपको। मेन ऑक्यूपेशन था, यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक, डिपेंडेंस ज़्यादा रहती थी, प्रॉब्लम्स बता दिया, हाई टैक्स देने थे, कैश क्रॉप फोर्सफुली करवाया जाता था, फ्रीक्वेंट फेमाइन आते थे यानी अकाल पड़ते थे जल्दी जल्दी, ठीक है, फेमिन बोलते हैं इसको। और ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसके अंदर ज़मींदारी से सिस्टम चला, रेतवाड़ी और महालवाड़ी, ठीक। ज़मींदारी में ज़मींदार रहता था, रेतवाड़ी में पीजेंट रहता था, महालवाड़ी में कम्युनिटी रहती थी। यानी जैसे मान लो 5-6 लोग होते हैं, एक साथ हैं, ठीक है, उन्होंने कोई ज़मीन खरीद ली थी कि थोड़ी पे तुम फसल कर लेना, थोड़ी पे तुम कर लेना, तो इस तरह से। लेकिन वो देते किसको होते टैक्स? वो देते थे ब्रिटिशर्स को। कम्युनिटी देती थी ब्रिटिशर्स को, पेजेंट देता था डायरेक्टली, अगर वो खुद अपनी ज़मीन का मालिक है तो वो ब्रिटिशर्स को देता था। सिर्फ एक ज़मींदारी सिस्टम ऐसा था जहाँ पे ज़मींदार के नीचे पेजेंट थे, किसान काम करते थे, फिर कलेक्ट करता था रेवेन्यू ज़मींदार, और फिर किसको देता था? ब्रिटिशर्स को, ठीक। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल जो अदर सेक्टर और बचे हैं वो 2 के बारे में, ठीक है।